हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। पिछले लेक्चर में हमने उन रीजंस के बारे में समझा था जिनके वजह से 1830s में यूरोप के लोगों को हंगर एंड इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ा था। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में दो ऐसे रिवॉल्ट्स के बारे में समझेंगे जो कि नेशनल सेंटिमेंट या फिर नेशनलिज्म की वजह से नहीं, लेकिन हंगर, हार्डशिप एंड एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण की वजह से हुए। हमारे आज के लेक्चर का नाम है पॉपुलर रिवॉल्ट्स इन यूरोप। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है पॉपुलर रिवॉल्ट्स इन यूरोप, जहां पर हम दो ऐसे रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि 1840s में हुए यूरोप में। ये दोनों ही रिवॉल्ट्स के बारे में आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहाँ नीचे तक दिया गया है। आपके चैप्टर में सबसे पहले 1848 में हुए रिवॉल्ट के बारे में दिया गया है और उसके बाद 1845 में हुए रिवॉल्ट के बारे में दिया गया है। तो हम भी उसी फ्लो को फॉलो करेंगे और सबसे पहले समझेंगे 1848 में हुए रिवॉल्ट के बारे में। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझने वाले हैं 1848 में हुए पेरिस रेवोल्यूशन के बारे में। पेरिस रेवोल्यूशन को द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1848 फेब्रुअरी में पेरिस के अंदर, जो कि फ्रांस में है, एक रेवोल्यूशन हुआ था और इसीलिए इसका नाम पेरिस रेवोल्यूशन या फिर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पड़ा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि वो क्या कारण थे जिनके वजह से पेरिस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। आप सभी को याद होगा पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कैसे 1830s में यूरोप में फूड शॉर्टेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। फसल खराब हो जाती है जिसकी वजह से फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं और कई सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, बेरोजगार होते हैं, वो खाना खरीद भी नहीं पाते, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाती है यूरोप में। और यही दो रीजंस थे जिनके वजह से पेरिस में भी रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। पेरिस में क्यों ये रिवॉल्ट शुरू होता है? क्योंकि फ्रांस के जो मोनार्क थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि कैसे 1830 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया जाता है और लुई फिलिप को मोनार्क बनाया जाता है। अब ये जो मोनार्क थे फ्रांस के, ये सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। साथ ही साथ जब लोग कोशिश करते हैं प्रोटेस्ट करने की, तो लुई फिलिप यहाँ पर लोगों के प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से लोग और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। और इसी वजह से, इन्हीं प्रॉब्लम्स के वजह से, जो कि लुई फिलिप सॉल्व नहीं कर पाते हैं फ्रांस में और सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पेरिस रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है 1848 में। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से पेरिस रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इवेंट्स को जो कि 1848 फरवरी में हुए। जब लोग परेशान हो जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से और फूड शॉर्टेजेस से, तो उसके बाद पेरिस के जो लोग हैं, पेरिस की जो पॉपुलेशन है, वो इकट्ठी हो जाती है और स्ट्रीट्स पर उतर आती है। जब मैं कहती हूँ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का मेरा मतलब है वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर उनकी जो पॉपुलेशन थी, जो पेरिस में रह रही थी, वो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और स्ट्रीट्स पर उतर आते हैं और यहाँ पर एक बड़े स्केल में वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रोटेस्ट के साथ साथ वो बैरिकेड्स को इरेक्ट करना भी शुरू कर देते हैं। इरेक्टेड का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, मतलब कि कुछ बिल्ड करना। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो पेरिस की पॉपुलेशन होती है, जो प्रोटेस्ट कर रही होती है, वो सभी लोग यहाँ पर बैरिकेड्स, मतलब कि बैरियर्स को क्रिएट करना शुरू कर देती है, बिल्ड करना शुरू कर देती है। क्यों बिल्ड करती है वो बैरिकेड्स को और बैरियर्स को? ताकि आर्मी उन तक ना पहुंच सके, ताकि आर्मी उनको सप्रेस ना कर सके, दबा ना सके। तो एक प्रोटेक्शन के तरह वो बैरियर्स को बिल्ड कर देती है, क्रिएट कर देती है, ताकि आर्मी प्रोटेस्टर्स से दूर रहे और जो भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। तो यहाँ पर क्या क्या इवेंट्स होते हैं?
सबसे पहले तो जो पेरिस की पॉपुलेशन होती है वो स्ट्रीट्स में आ जाती है और काफी बड़े स्केल में वो प्रोटेस्ट कर देती है और साथ ही साथ वो बैरियर्स को मतलब बैरिकेड्स को इरेक्ट कर देती है, मतलब कि बिल्ड करना शुरू कर देती है प्रोटेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया कि क्या क्या होता है फरवरी 1848 में जब पेरिस रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। अब इवेंट्स के बाद आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं आउटकम्स के बारे में, मतलब ये समझ लेते हैं कि क्या क्या नतीजे निकल कर आते हैं पेरिस रेवोल्यूशन के वजह से। सबसे पहला आउटकम यहाँ पर क्या आता है, जो मोनार्क होते हैं फ्रांस के, मतलब लुई फिलिप, वो फ्रांस छोड़कर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुई फिलिप डर जाते हैं लोगों के प्रोटेस्ट से और वो फ्रांस से भाग जाते हैं और यही सबसे पहला आउटकम होता है पेरिस रेवोल्यूशन का। अब जब मोनार्क ही भाग जाते हैं फ्रांस से तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी खत्म हो जाती है और इसीलिए मोनार्क के भागने के बाद नेशनल असेंबली सेटअप हो जाती है जो फ्रांस को प्रोक्लेम कर देती है, डिक्लेयर कर देती है एज अ रिपब्लिक। तो यहाँ पर क्या आता है दूसरा आउटकम, क्या आता है दूसरा चेंज, नेशनल असेंबली सेटअप हो जाती है, मतलब एक टेम्पररी बेसिस पर सरकार बनती है चेंजेस लाने के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए फ्रांस में, और ये नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देती है कि फ्रांस अब से एक रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का हक होगा, लोगों के पास वोटिंग राइट्स होंगे। तो यहाँ पर 1830 में क्या हुआ था, फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया था, लेकिन अब फिर से 1848 में फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया था। और क्योंकि अब फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था, इसीलिए लोगों को अब वोटिंग राइट्स भी दिए गए। तो थर्ड आउटकम यहाँ पर क्या था, सफरेज ग्रांट किया गया सभी पुरुषों को जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर की थी। तो सभी मेल मेंबर्स को, सभी मेल्स को वोटिंग राइट्स दिए गए जिनकी एज अबव 21 थी। यहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, लेकिन मेन को वोटिंग राइट्स दे दिए गए। पहले मेन को भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे, मतलब कुछ ही मेल होते थे जिनको वोटिंग राइट्स दिए जाते थे अगर उनके पास प्रॉपर्टी होती थी या अगर वो एक्टिव सिटीजन्स हुआ करते थे। लेकिन इस बार मतलब 1848 में सभी एडल्ट मेल्स को सफरेज दे दिया गया था। इसके बाद फोर्थ आउटकम क्या था, राइट टू वर्क को गारंटी कर दिया गया था। राइट टू वर्क का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति के पास काम करने का हक है, काम करने का अधिकार है, उसी को राइट टू वर्क कहते हैं। तो यहाँ पर नेशनल असेंबली ने कहा कि हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार होगा कि वो काम कर सके और इसी बात को इंश्योर करने के लिए सरकार लोगों को काम देगी। सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस बात को इंश्योर करे कि हर एक व्यक्ति के पास काम हो ताकि वो अपने लिए पैसे कमा सके और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी थी फ्रांस की, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, उसको सॉल्व करने के लिए नेशनल असेंबली ने कहा कि राइट टू वर्क को हम गारंटी करेंगे। और इसी को इंश्योर करने के लिए फिर अगला आउटकम आता है, अगला चेंज लाया जाता है और वो क्या है, नेशनल वर्कशॉप्स को सेटअप कर दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो राइट टू वर्क को गारंटी करने के लिए यहाँ पे नेशनल वर्कशॉप्स को सेटअप किया जाता है, बनाया जाता है। नेशनल वर्कशॉप्स क्या थी, ये गवर्नमेंट रन सेंटर्स थे जहां पर जो भी अनएम्प्लॉयड लोग थे वो आते थे और अपना नाम रजिस्टर करवाते थे। फिर सरकार उन सभी लोगों को पब्लिक वर्क देती थी, पब्लिक वर्क बांटती थी। पब्लिक वर्क जैसे कि सफाई का काम या फिर बिल्डिंग बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो जो भी पब्लिक वर्क होता था वो यहाँ पर सरकार इन सभी लोगों को असाइन करती थी जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया होता था नेशनल वर्कशॉप्स में। और फिर उस काम के लिए उन लोगों को वेजेस भी मिलते थे, मतलब सैलरी भी मिलती थी, पैसे भी मिलते थे। ये काम बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते थे, ज्यादा वेजेस भी इनको नहीं मिलते थे, लेकिन एटलीस्ट इस बात को इंश्योर किया जा रहा था कि लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। तो यहाँ पर नेशनल वर्कशॉप्स को भी बनाया जाता है
राइट टू वर्क को गारंटी करने के लिए। वो बात अलग है कि आगे जाकर इतने सारे लोग रजिस्टर कर देते हैं नेशनल वर्कशॉप्स में कि अब सरकार के पास नौकरियां ही नहीं बचती हैं, ना ही उनके पास पैसे बचते हैं लोगों को देने के लिए, जिसके वजह से लोग फिर से रिवोल्ट कर देते हैं, फिर से रेवोल्यूशन छेड़ देते हैं जून में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 1848 फरवरी में हुए रेवोल्यूशन की, तो उस समय नेशनल वर्कशॉप्स बहुत सक्सेसफुली काम कर रही थी। तो यहाँ पर क्या क्या 5 चेंजेस या क्या क्या 5 आउटकम्स आए थे पेरिस रेवोल्यूशन के वजह से। सबसे पहले तो मोनार्क चला गया था, भाग गया था फ्रांस से। उसके बाद नेशनल असेंबली को सेटअप किया गया जिसने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। उसके बाद वोटिंग राइट्स दिए गए सभी एडल्ट मेल्स को। उसके बाद राइट टू वर्क गारंटी किया गया और फिर नेशनल वर्कशॉप्स को सेटअप किया गया। तो ये बात हो गई 1848 पेरिस रेवोल्यूशन की या फिर 1848 फरवरी रेवोल्यूशन की। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं 1845 के रेवोल्यूशन के बारे में। 1845 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसे कहते हैं साइलेशियन वीवर्स रिवॉल्ट। मतलब कि 1845 में साइलेशिया के वीवर्स ने रिवॉल्ट किया था। साइलेशिया पहले प्रशिया का एक रीजन था, प्रशिया के अंडर आता था। मतलब 1845 में साइलेशिया कहाँ पर था? प्रशिया के अंडर था। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो आज इसका ज्यादातर हिस्सा पोलैंड के अंदर आता है और कुछ हिस्सा जर्मनी के अंदर आता है, लेकिन 1845 में ये प्रशिया का हिस्सा था। तो साइलेशिया के जो वीवर्स थे, वीवर्स मतलब कि जो लोग बुनाई का काम करते थे, उन्होंने ये रिवोल्ट किया था। पहले साइलेशिया के जो विलेजेस थे वहां पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो कॉटन वीविंग का काम करती थी। कॉटन वीविंग का मतलब क्या होता है? कॉटन की बुनाई करके कपड़ों को बनाना या फिर कपास की बुनाई करके कपड़ों को बनाना। तो वो कॉटन वीविंग का काम यहाँ पर लोग करते थे और वही उनका मेजर ऑक्यूपेशन हुआ करता था। वहीं से जो पैसे आते थे वही वो यूज करते थे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो उन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर रिवोल्ट किया था 1845 में। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि क्यों यहाँ पर वीवर्स ने रिवोल्ट किया था और किसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट उन्होंने किया था। तो ये रिवोल्ट यहाँ पर वीवर्स ने किया था कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कि ठेकेदारों के अगेंस्ट। क्यों इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट यहाँ पर रिवोल्ट किया था? क्योंकि पहले यहाँ पर क्या होता था, कॉन्ट्रैक्टर्स रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे वीवर्स को। मतलब वीवर्स पहले अपने जो प्रोडक्ट्स होते थे, गुड्स होते थे, वो डायरेक्टली मार्केट से नहीं लेते थे या मार्केट में जाकर उन्हें नहीं बेचते थे। ठीक है, यहाँ पर जो वीवर्स थे वो रॉ मटेरियल लेते थे किससे? कॉन्ट्रैक्टर्स से। और कॉन्ट्रैक्टर्स उनको ऑर्डर्स देते थे। मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स उनको रॉ मटेरियल देते थे और फिर उन्हें बोलते थे कि आप हमें इतने फिनिश गुड्स जो हैं वो बनाकर दीजिए या इतने स्पेसिफिक नंबर ऑफ फिनिश्ड टेक्सटाइल्स आप हमें बनाकर दीजिए। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे? वो वीवर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, देते थे और उनको ऑर्डर्स देते थे फिनिश्ड टेक्सटाइल्स के लिए। अब यहाँ पर बदले में ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे वो पैसे देते थे। जब वो सामान लेते थे, जब वो फिनिश्ड टेक्सटाइल्स वीवर्स से लेते थे तो वो बदले में उनको पेमेंट्स देते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर्स वीवर्स को देते थे वो बहुत ज्यादा कम होती थी। मतलब जितनी पेमेंट, जितना पैसा यहाँ पर वीवर्स डिजर्व करते थे उतना पैसा उन्हें नहीं दिया जाता था कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा। और इस बात से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी वीवर्स को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, वो अच्छे से काम करते थे, सारे गुड्स भी उनको प्रोवाइड करते थे, लेकिन बदले में जितना पैसा उनको मिलना चाहिए उतना पैसा उन्हें नहीं दिया जाता था। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे यहाँ पर वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे वीवर्स को, क्योंकि वो जानते थे कि वीवर्स का यहाँ पर बस एक ही काम है, वो हम पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट है पैसे के लिए, इसीलिए वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। और इस बात से वीवर्स बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसी वजह से वो रिवोल्ट कर देते हैं 1845 में कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। अब चलिए कॉज को समझने के बाद ये समझ लेते हैं कि आखिर रिवोल्ट की शुरुआत कैसे हुई। मतलब कि अब समझ लेते हैं इवेंट्स के बारे में। इन इवेंट्स को डिस्क्राइब किया है एक जर्मन जर्नलिस्ट विल्हेल्म वोल्फ ने। तो चलिए समझ लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इन इवेंट्स को डिस्क्राइब किया है, क्या बताया था इन्होंने
इन इवेंट्स के बारे में। यहाँ पर ये लिखते हैं कि 4 जून 1845 में कई सारे वीवर्स जो थे वो जाते हैं, मार्च करते हैं। कहाँ जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन में जाते हैं। क्यों जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन में? एक डिमांड लेकर। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि 4 जून 1845 में कई सारे वीवर्स मिलकर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं कि आप हमारे वेजेस को इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर वो डिमांड करते हैं हायर वेजेस की, लेकिन बदले में कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उनको धमकी देते हैं। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट करना, बेइज्जती करना, और थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। तो यहाँ पर जब ये हायर वेजेस की डिमांड करते हैं वीवर्स, तो कॉन्ट्रैक्टर बदले में उन्हें ट्रीट करते हैं स्कॉर्न के साथ और थ्रेट्स के साथ। वो उनको धमकी देते हैं और वो उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और यहीं से शुरुआत हो जाती है 1845 के रिवोल्ट की, क्योंकि यहाँ पर वीवर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी बेइज्जती करी और कैसे उनको धमकी दी। तो वो अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट के लिए यहाँ पर रिवोल्ट को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आगे क्या होता है? कई सारे वीवर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में घुस जाते हैं और बाकी के वीवर्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के स्टोर हाउस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? वीवर्स अपने आप को 2 ग्रुप्स में बांट देते हैं। एक ग्रुप कॉन्ट्रैक्टर के घर के अंदर चले जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर के सभी फर्नीचर्स को, विंडोज को वो तोड़ देते हैं। तो उनके घर के अंदर जो भी सामान होता है उन सभी सामानों को यहाँ पर वीवर्स तोड़ देते हैं, स्मैश कर देते हैं। जो दूसरा ग्रुप होता है वीवर्स का, वो क्या करता है? वो रेड कर देता है स्टोर हाउस में। स्टोर हाउस क्या था? ये वो जगह थी जहां पर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स को रखा जाता था, रॉ मटेरियल्स को रखा जाता था। तो बाकी के वीवर्स क्या करते हैं? वो यहाँ पर रेड मार देते हैं और यहाँ पर जो भी सामान होता है या तो उसे उठाकर ले जाते हैं या फिर उसे खराब कर देते हैं। तो जब इस तरीके से वीवर्स के ग्रुप कॉन्ट्रैक्टर के घर पे और स्टोर हाउस में जबरदस्ती घुस जाते हैं और उनके सामान को, विंडोज को, बर्तनों को, सबको खराब कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को डर लगता है और फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर भाग जाता है और वो भागकर एक बगल के विलेज में चला जाता है हेल्प मांगने के लिए। लेकिन वहां के विलेजर्स भी हेल्प नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हम जानते हैं आपने क्या किया है, इसीलिए हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? वो चला जाता है आर्मी के पास और आर्मी से मांग करता है कि आप प्लीज हमारे साथ चलिए। यहाँ पर लिखा है रिक्विजिशन्ड द आर्मी, मतलब कि आर्मी की मांग करता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर। तो पहले ये कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है अपनी फैमिली के साथ और फिर ये वापस आ जाता है। ये वापस आ जाता है उसी गांव में आर्मी के साथ रिवोल्ट को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए। तो ये थे वो इवेंट्स जो कि 1845 4 जून के बाद हुए। अब हमने इवेंट्स को समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर फिर होता क्या है, मतलब कि क्या क्या आउटकम्स निकल कर आते हैं इस रिवोल्ट के। सबसे पहला आउटकम यहाँ पर क्या आता है? आर्मी रिवोल्ट को सप्रेस कर देती है, मतलब कि दबा देती है। तो यहाँ पर सबसे पहला आउटकम क्या निकल कर आता है कि आर्मी रिवोल्ट को ही खत्म कर देती है, सप्रेस कर देती है। और दूसरा आउटकम क्या निकल कर आता है इस रिवोल्ट का? 11 वीवर्स को मार दिया जाता है, 11 वीवर्स को शॉट कर दिया जाता है एक्सचेंज में। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, मतलब जो वीवर्स थे, वो आर्मी के साथ लड़ते हैं, तो उस एक्सचेंज में 11 वीवर्स की मौत हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। तो अगर हम बात करें इस रिवोल्ट के आउटकम्स की, तो सिर्फ 2 ही आउटकम्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। सबसे पहला आउटकम तो ये कि रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है और दूसरा आउटकम ये कि 11 वीवर्स को मार दिया जाता है, शॉट कर दिया जाता है। तो एक तरीके से कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं आता है, कोई भी रिफॉर्म यहाँ पर नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ वीवर्स का ही नुकसान यहाँ पर होता है।
तो ये आउटकम्स पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी हम इस रिवोल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर भी ये रिवोल्ट बहुत पॉपुलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिवोल्ट में आम लोगों ने, वीवर्स ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि यहाँ पर वीवर्स ने अपने लिए एक स्टैंड लिया एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, और इसीलिए ये रिवोल्ट बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने 1845 में हुए सिलेशियन वीवर्स रिवोल्ट के बारे में भी अच्छे से समझ लिया है। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था पॉपुलर रिवोल्ट्स इन यूरोप, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों ही रिवोल्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।